हेलो गाइस, करंट अफेयर्स फंडा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अभिषेक शर्मा और आज के इस वीडियो सेशन में हम 11 सितंबर तक के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स कवर करने वाले हैं। हमेशा की तरह आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, आज भी आपको काफ़ी कुछ जानने के लिए मिलेगा। साथ ही गाइस, इस सेशन को शुरू करने से पहले आप सभी को बताना चाहूँगा, यदि आप हमारे डेली करंट अफेयर्स PDF, वीकली PDF, मंथली PDF और हर महीने के बैंकिंग एंड इकोनॉमिक अवेयरनेस PDF चाहते हैं तो करंट अफेयर्स फंडा का 1 ईयर मेंबरशिप प्लान आप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या फिर कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। आपको बता दें, इस 1 ईयर मेंबरशिप प्लान के तहत जितना भी हमारा PDF कंटेंट है वो हम आपको 1 साल तक के लिए प्रोवाइड कराते हैं, जिसे आप डाउनलोड कर सकते हैं, प्रिंट आउट भी निकलवा सकते हैं। इसके लिए चाहे तो आप करंट अफेयर्स फंडा ऐप को यूज़ कर सकते हैं या फिर अपने लैपटॉप या सिस्टम की मदद से वेब लॉगिन भी कर सकते हैं। कोई भी आपका एग्जाम हो, बैंकिंग, SSC, रेलवे या स्टेट PCS, जहाँ पर भी जनरल अवेयरनेस या करंट अफेयर्स पूछे जाते हैं, सभी एग्जाम्स के लिए हमारा PDF कंटेंट काफ़ी यूज़फुल है। तो कोई भी अगर आपका डाउट है हमारे इस PDF कोर्स से संबंधित तो आप कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिएगा। चलिए फिर करते हैं शुरुआत इस वीडियो सेशन की। सबसे पहले हमेशा की तरह आज का क्वेश्चन देखेंगे, जिसका आंसर आपको अभी कमेंट बॉक्स में करना है। हु इज़ करंटली सर्विंग एज द गवर्नर ऑफ वेस्ट बंगाल? वर्तमान में पश्चिम बंगाल के राज्यपाल के रूप में कौन कार्यरत हैं? ऑप्शंस देख लेते हैं। ला गणेशन, अनुसुईया उइके, बनवारी लाल पुरोहित या फिर CV आनंद बोस। जल्दी से आंसर कर दीजिए, इजी क्वेश्चन है, फिर हम आगे बढ़ते हैं। इसी तरह क्वेश्चन यदि आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो हमें टेलीग्राम पर फॉलो कर लीजिए। करंट अफेयर्स फंडा नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल है। व्हाट इज़ द थीम ऑफ वर्ल्ड फर्स्ट एड डे इन 2023? 2023 में विश्व प्राथमिक चिकित्सा दिवस का विषय क्या है? ऑप्शंस आपके सामने है। सही आंसर ऑप्शन डी है, फर्स्ट एड इन द डिजिटल वर्ल्ड। आपको जानना चाहिए कि हर साल सितंबर के महीने में जो सेकेंड सैटरडे आता है, इस दिन वर्ल्ड फर्स्ट एड डे ऑब्जर्व किया जाता है। तो इस बार 2023 में सितंबर के महीने में जो सैटरडे आया, जो सेकेंड सैटरडे आया, 9 तारीख को आया है, इसलिए हमने 9 सितंबर को वर्ल्ड फर्स्ट एड डे सेलिब्रेट किया है। आपको बता दें, इस साल 2023 में वर्ल्ड फर्स्ट एड डे का थीम रहा फर्स्ट एड इन द डिजिटल वर्ल्ड। व्हेन इज वर्ल्ड सुसाइड प्रिवेंशन डे ऑब्जर्व्ड एनुअली? विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन सी है, सितंबर 10। आपको जानना चाहिए, हर साल 10 सितंबर को वर्ल्ड सुसाइड प्रिवेंशन डे ऑब्जर्व किया जाता है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अनुसार 2021 से लेकर 2023 तक, यानी कि इन तीनों सालों में जो थीम रहा है वर्ल्ड सुसाइड प्रिवेंशन डे का, ये सेम रहा है, क्रिएटिंग होप थ्रू एक्शन। आपको एक और डे के बारे में जानना चाहिए। इस 11 सितंबर को मनाया जाता है नेशनल फॉरेस्ट मार्टियर्स डे। ये भारत में मनाया जाता है। साल 2013 में मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट ने घोषणा की थी 11 सितंबर को नेशनल फॉरेस्ट मार्टियर्स डे हम सेलिब्रेट करेंगे, क्योंकि इस दिन जो खेसरली मैसेकर हुआ था 1730 में, उसकी एनिवर्सरी होती है। आपको बता दें, जो बिश्नोई विलेज है उसके पास में महाराजा अभय सिंह राठौड़ ने, जो कि किंगडम ऑफ मारवाड़ से रहे हैं, इन्होंने अपने सोल्जर्स को भेजा कि आप ट्रीज़ यहाँ से कट कीजिए, हमको पहले से बनाना है, और उसी के लिए लकड़ी चाहिए थी। तो बिश्नोई विलेज, जो कि इनके संरक्षण के लिए जानी जाती है, ट्रीज़ के संरक्षण के लिए, इन्होंने जो है यहाँ पर पुरजोर विरोध किया, और इस बीच में जो झड़प हुई, इसमें 363 बिश्नोईज की हत्या कर दी गई। ये पीसफुली प्रोटेक्ट कर रहे थे खेजरी ट्रीज़ को। हु इज़ द न्यू डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशंस सेक्रेटरी? दूरसंचार विभाग के नए सचिव कौन है? सही आंसर ऑप्शन ए है, नीरज मित्तल। आपको जानना चाहिए, नीरज मित्तल को डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशंस का सेक्रेटरी बनाया गया है। मित्तल के राजारामन को सेक्रेटरी के तौर पर रिप्लेस कर रहे हैं। डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशंस, ये मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के तहत आता है। अश्विनी वैष्णव यूनियन मिनिस्टर ऑफ कम्युनिकेशंस हैं। Who has been appointed as a member of Singapore International Mediation Center? सिंगापुर अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता केंद्र के सदस्य के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शंस आपके सामने है। सही आंसर ऑप्शन बी है, NV रमना। आपको जानना चाहिए, फॉर्मर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया NV रमना, इन्हें सिंगापुर इंटरनेशनल मेडिएशन सेंटर का जो इंटरनेशनल मेडिएटर पैनल है, इसके मेंबर के तौर पर अपॉइंट किया गया है, और इन्हें लेटर ऑफ अपॉइंटमेंट सिंगापुर में दिया गया है
सिंगापुर इंटरनेशनल मेडिटेशन सेंटर के जो चेयरमैन है जॉर्ज लिम, इनके द्वारा। व्हाट इज़ द रोल ऑफ गीतिका श्रीवास्तवा इन द इंडियन हाई कमीशन इन इस्लामाबाद? इस्लामाबाद स्थित भारतीय उच्चायोग में गीतिका श्रीवास्तव किस पद पर हैं? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन डी है, चार्ज डे अफेयर्स। स्वतंत्रता के बाद से पहली बार ऐसा हुआ है कि पाकिस्तान में जो भारत का मिशन है उसको कोई महिला लीड कर रही है। आपको बता दें, इस्लामाबाद पाकिस्तान में गीतिका श्रीवास्तव, इनको भारत का चार्ज डे अफेयर्स नियुक्त किया गया है। ये डॉक्टर एम सुरेश कुमार को सक्सीड कर रही हैं। आप सभी जानते हैं कि भारत और पाकिस्तान के बीच रिश्ते जो है काफ़ी डाउनग्रेड हो चुके हैं और हाई कमिश्नर्स नहीं हैं दोनों ही कंट्रीज़ में एक दूसरे के। और जो हाईएस्ट रैंकिंग डिप्लोमेट है वो चार्ज डे अफेयर्स नियुक्त किए गए हैं दोनों ही देशों ने। चार्ज डे अफेयर्स मतलब जो डिप्लोमेट्स होते हैं, जो हाई कमिश्नर होते हैं उनसे नीचे रैंक के होते हैं लोग, जॉइंट सेक्रेटरी रैंक इक्विवेलेंट ऑफिसर होते हैं। और पहली बार किसी वुमेन आईएफएस ऑफिसर को ये पद भारत ने दिया है पाकिस्तान में। हु इज़ द ब्रांड एम्बेसडर फॉर द वीमेंस फैशन ब्रांड डब्ल्यू? महिलाओं के फैशन ब्रांड डब्ल्यू का ब्रांड एम्बेसडर कौन है? सही आंसर ऑप्शन बी, अनुष्का शर्मा। आपको जानना चाहिए विमेंस फैशन ब्रांड डब्ल्यू ने अनुष्का शर्मा को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। इसी तरह के और ब्रांड एम्बेसडर हम देखेंगे। कैश करो, इन्होंने जेनेलिया देशमुख को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। क्राफ्टन इंडिया ने रणवीर सिंह को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है बैटल ग्राउंड्स मोबाइल इंडिया के लिए। व्हाट्सएप ने अनाउंस किया है कि रणवीर सिंह के साथ हम पार्टनरशिप कर रहे हैं ताकि मैसेज प्राइवेसी को प्रमोट किया जा सके। स्वराज ट्रैक्टर्स जो कि महिंद्रा ग्रुप का पार्ट है, इन्होंने एक टीवी कमर्शियल लॉन्च किया है जिसमें स्वराज के ब्रांड एम्बेसडर एमएस धोनी को लिया गया है, यानी कि एक तरह से ब्रांड एम्बेसडर है। हु इज़ द हेड ऑफ द एक्सपर्ट कमिटी अपॉइंटेड टू रिव्यू फंक्शनिंग ऑफ डीआरडीओ? डीआरडीओ के कामकाज की समीक्षा के लिए नियुक्त विशेषज्ञ समिति के प्रमुख कौन है? ऑप्शंस आपके सामने है। सही आंसर ऑप्शन डी है, के विजय राघवन। आपको जानना चाहिए कि एक 9 मेंबर एक्सपर्ट कमेटी बनाई गई है ताकि डीआरडीओ की जो फंक्शनिंग है और भारत का जो एंटायर डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट इकोसिस्टम है इसको रिव्यू करना है, इसकी समीक्षा करनी है। इसके लिए एक कमेटी बनाई गई है डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह के द्वारा। इस कमेटी की अध्यक्षता फॉर्मर प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइजर टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया प्रोफेसर के विजय राघवन कर रहे हैं। आपको जानना चाहिए इस कमेटी को टास्क दिया गया है कि ये रिकमेंडेशन देगा किस तरह से डीआरडीओ जो है और डिफेंस ऑफ रिसर्च जो है इसको रिस्ट्रक्चर किया जाए, इनका जो रोल है उसको रीडिफाइन किया जाए। आपको बता दें डीआरडीओ कई बार क्रिटिसाइज़ किया जाता है क्योंकि टाइम काफ़ी ज़्यादा लेता है अपने प्रोजेक्ट्स पर और प्रोजेक्ट्स की कॉस्ट भी काफ़ी होती है। विच कंट्रीज नताया बुचाथम हैज़ बिकम द फर्स्ट बॉलर फ्रॉम एन एसोसिएट नेशन टू क्लेम 100 विकेट्स इन T20 क्रिकेट? किस देश की नताया बुचाथम T20 क्रिकेट में 100 विकेट लेने वाली किसी एसोसिएट देश की पहली गेंदबाज बन गई हैं? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन सी, थाईलैंड। आपको जानना चाहिए थाईलैंड स्पिनर नताया बुचाथम, इन्होंने एक माइलस्टोन अचीव किया है। ये फर्स्ट बॉलर बन गई हैं किसी एसोसिएट नेशन की जिन्होंने T20 इंटरनेशनल क्रिकेट में 100 विकेट्स लिए हैं। ओवरऑल ये 11th बॉलर हैं वीमेंस T20s में जिन्होंने 100 विकेट्स लिए हैं। मेगन स्टुट ये 128 विकेट्स के साथ वीमेंस T20s में लीडिंग विकेट टेकर हैं। साथ ही पूछा तुमने जो है ये जो अचीवमेंट प्राप्त की है ये आईसीसी वीमेंस T20 वर्ल्ड कप एशिया रीजन क्वालिफायर मैच जो इन्होंने खेला कुवैत के खिलाफ बांगी मलेशिया में, इस दौरान अचीव की। विच इंडियन शिपयार्ड हैज़ इंक्ड एन MOU विद केन्या शिपयार्ड फॉर कोलेबोरेशन इन शिप बिल्डिंग? जहाज निर्माण में सहयोग के लिए किस भारतीय शिपयार्ड ने केन्या शिपयार्ड के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन ए है, गोवा शिपयार्ड। आपको जानना चाहिए गोवा शिपयार्ड लिमिटेड एंड केन्या शिपयार्ड इन्होंने हाल ही में एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग पर साइन किए हैं जिसके तहत जो शिप डिज़ाइन है और ट्रांसफ़र ऑफ टेक्नोलॉजी है पेट्रोल वेसल्स के लिए उनका आदान प्रदान किया जाएगा। आपको बता दें इस कोलैबोरेशन के तहत अब जो केनिया कैबिनेट सेक्रेटरी फॉर डिफेंस हैं एडेन बेर डुवले, इनके नेतृत्व में जो एक टीम आएगी वो गोवा शिपयार्ड लिमिटेड को विजिट करोगी वास्को में। Which Indian state government signed an MOU with Germany's Bundesliga
फॉर द डेवलपमेंट ऑफ अ यूथ फुटबॉल टीम। किस भारतीय राज्य सरकार ने युवा फुटबॉल टीम के विकास के लिए जर्मनी की बुंडेसलीगा के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन डी, महाराष्ट्र। आपको जानना चाहिए महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने जर्मनी की प्रोफेशनल एसोसिएशन फुटबॉल लीग बुंडेसलीगा के साथ मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया है टू बिल्ड अ फुटबॉल टीम फॉर प्लेयर्स अंडर द एज ऑफ 14। आपको बता दें ये एग्रीमेंट महाराष्ट्र के गवर्नर रमेश बैस, चीफ मिनिस्टर एकनाथ शिंदे, डिप्टी चीफ मिनिस्टर्स देवेंद्र फडणवीस एंड अजीत पवार की उपस्थिति में साइन किया गया। ACME Group has partnered with Tata Steel Special Economic Zone Limited for a green hydrogen and green ammonia project in which state? ACME Group ने किस राज्य में हरित हाइड्रोजन और हरित अमोनिया परियोजना के लिए टाटा स्टील स्पेशल इकोनॉमिक जोन लिमिटेड के साथ साझेदारी की है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन ए, उड़ीसा है। आपको जानना चाहिए रिन्यूएबल एनर्जी कंपनी ACME ग्रुप, इन्होंने टाटा स्टील स्पेशल इकोनॉमिक जोन लिमिटेड यानी कि TSSECZL इसके साथ एक MOU साइन किया है जिसके तहत ये ग्रीन हाइड्रोजन एंड ग्रीन अमोनिया प्रोजेक्ट को डेवलप करेंगे गोपालपुर इंडस्ट्रियल पार्क उड़ीसा में। आपको बता दें इस टोटल इन्वेस्टमेंट की जो एस्टिमेटेड वैल्यू है ये 27,000 करोड़ रुपए की है। दिस प्रोजेक्ट will be India's largest manufacturing facility for green hydrogen and its derivatives in the country. Where was the phase second of the Varun 23 exercise between India and French Navy conducted? भारतीय और फ्रांसीसी नौसेना के बीच वरुण 23 अभ्यास का दूसरा चरण कहाँ आयोजित किया गया? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन ए, अरेबियन सी। आपको जानना चाहिए वरुण 23 जो वरुण एक्सरसाइज है इसका 21st एडिशन हुआ। अब इसका ये फेज़ सेकंड है। ये अरेबियन सी में हाल ही में हुआ है इंडियन और फ्रेंच नेवी के बीच में। आपको बता दें वरुण 2023 का जो फर्स्ट फेज़ है ये इंडिया वेस्टर्न सी बोर्ड में हुआ था 16 से 20 जनवरी 2023 के बीच में। हमने जनवरी के महीने में देखा था। अब ये सेकंड फेज़ है। वरुण एक्सरसाइज है इंडिया और फ्रेंच नेवी के बीच में। ये 21st एडिशन है इस बार 2023 में। आपको बताते हैं इंडियन एंड फ्रेंच नेवी बायलैटरल नेवल एक्सरसाइज करती आ रही है 1993 से और इस एक्सरसाइज का नाम साल 2001 में इन्होंने वरुण कर दिया। What are the two conversational payments initiatives launched by the National Payments Corporation of India (NPCI)? भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम द्वारा शुरू की गई दो संवादी भुगतान पहल कौन सी हैं? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन सी है, हेलो UPI एंड भारत बिल पे कनेक्ट। आपको जानना चाहिए कि नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ने ग्लोबल फिनटेक फेस्ट जो कि मुंबई में आयोजित किया गया इस दौरान 2 कन्वर्जेशनल पेमेंट्स इनिशिएटिव्स को लॉन्च किया है जिसका मकसद है जो यूज़र्स की एक्सेसिबिलिटी है उसको बढ़ाना। पहला है हेलो UPI। इट अलाउज यूजर्स टू मेक पेमेंट्स बाय इंगेजिंग इन कन्वर्जेशन विद देयर स्मार्टफोन्स वेदर इट्स स्प्लिटिंग अ रेस्टोरेंट बिल, सेंडिंग मनी टू अ फ्रेंड और settling utility bills. NPCI has partnered with the Bhashini program AI for Bharat at IIT Madras to co-develop Hindi and English payment language models. And second one is Bharat Bill Pay Connect. It is an initiative aimed at effortless bill payment through conversations. Bharat Bill Pay Connect enables users to pay their bills through natural conversation with popular voice assistants like Alexa or via feature phones, smartphones or merchant soundboxes. What is the monthly social security pension amount approved for transgenders by the Jharkhand government? झारखंड सरकार द्वारा ट्रांसजेंडरों के लिए स्वीकृत मासिक सामाजिक सुरक्षा पेंशन राशि कितनी है? ऑप्शंस आपके सामने है। सही आंसर ऑप्शन सी है, 1000 रुपीज़। आपको जानना चाहिए झारखंड कैबिनेट जिसकी अध्यक्षता चीफ मिनिस्टर हेमंत सोरेन ने की, इन्होंने उस प्रपोजल को अप्रूव कर दिया है जिसके तहत जो ट्रांसजेंडर्स हैं राज्य में उनको थर्ड जेंडर का दर्जा दिया जाएगा। साथ ही इनको अदर बैकवर्ड क्लासेज यानी कि OBC कैटेगरी में इंक्लूड किया जाएगा। साथ ही कैबिनेट ने उस प्रपोजल को भी अप्रूव किया है जिसमें कहा गया है कि ट्रांसजेंडर्स को मंथली एक सोशल सिक्योरिटी पेंशन दी जाएगी 1000 रुपये की। झारखंड के बारे में अगर हम बात करते हैं तो गवर्नर CP राधाकृष्णन है, कैपिटल रांची है। गाइस इस क्वेश्चन के माध्यम से हम भारत में संपन्न हुई G20 समिट के बारे में जानेंगे। क्या आउटकम्स रहे, किन बातों पर सहमति बनी, G20 क्या है, किस तरह से कार्य करता है, सब कुछ चलिए देखते हैं।
विच रीजनल ब्लॉक हैज़ बीन इंडक्टेड एज द 21st मेंबर ऑफ G20? किस क्षेत्रीय ब्लॉक को G20 के 21वें सदस्य के रूप में शामिल किया गया है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन डी है, अफ्रीकन यूनियन। आपको जानना चाहिए कि G20 मीटिंग का जो 18th एडिशन है ये न्यू दिल्ली के भारत मंडपम में हुआ है और इस दौरान अफ्रीकन यूनियन को G20 में एडमिट किया गया है, G20 का मेंबर बनाया गया है। ये अनाउंसमेंट भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा की गई, क्योंकि जो 2023 की G20 समिट हो रही है इसके चेयरपर्सन हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैं। अब अफ्रीकन यूनियन को मिलाकर अब ये जो ग्रुप है ये 21 मेंबर्स का हो गया है। G20 या आप कहें G21, इसमें 2 रीजनल ब्लॉक्स हैं, एक यूरोपियन यूनियन है और अब दूसरा अफ्रीकन यूनियन हो गया है। आपको बता दें कोमोरोस के जो प्रेसिडेंट हैं ये अफ्रीकन यूनियन के चेयरपर्सन भी हैं फिलहाल, इनका नाम है एजाली आसोमानी। तो ये इस G20 मीटिंग में इन्होंने भी सीट अपनी हासिल की है। अफ्रीकन यूनियन की अगर हम बात करें, इसमें अफ्रीकन कॉन्टिनेंट से 55 मेंबर स्टेट्स हैं। इसकी स्थापना 26 मई 2001 को अदिश अबाबा इथोपिया में हुई थी। लॉन्च किया गया था इसको 9 जुलाई साल 2002 में डरबन साउथ अफ्रीका में। आपको जानना चाहिए इस अफ्रीकन यूनियन का सेक्रेटेरिएट अदिश अबाबा में है। अफ्रीकन यूनियन में जो लार्जेस्ट सिटी है ये लागोस नाइजीरिया है। लार्जेस्ट अर्बन एग्लोमरेशन ये कायरो इजिप्ट में है। अफ्रीकन यूनियन का जो मोटो है यह है अ यूनाइटेड एंड स्ट्रॉन्ग अफ्रीका। आपको बताते हैं कलेक्टिवली अफ्रीकन यूनियन की जो जीडीपी है ये 3 ट्रिलियन यूएस डॉलर की है और वर्ल्ड में जो भी रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज हैं उसमें 60% अफ्रीका का शेयर है और 30% ऑफ द मिनरल्स एसेंशियल फॉर रिन्यूएबल एंड लो कार्बन टेक्नोलॉजीज इसमें अफ्रीका का शेयर है। G20 के बारे में अगर हम बात करें यानी कि ग्रुप ऑफ 20, इसमें 19 कंट्रीज़ हैं प्लस यूरोपियन यूनियन है। 19 कंट्रीज़ को अगर आप कॉन्टिनेंट वाइज याद करेंगे तो आपके लिए बेहतर रहेगा। कंट्रीज़ देख लेते हैं, अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राज़ील, कनाडा, चाइना, फ्रांस, जर्मनी, इंडिया, इंडोनेशिया, इटली, जापान, रिपब्लिक ऑफ कोरिया, मैक्सिको, रशिया, सऊदी अरब, साउथ अफ्रीका, तुर्की, यूनाइटेड किंगडम एंड यूनाइटेड स्टेट्स। यहाँ पर एक महत्वपूर्ण बात यह है कि ये सभी प्रॉस्परस कंट्री हैं, कुछ डेवलपिंग है, कुछ डेवलप्ड हैं, अच्छी खासी इकोनॉमी है इनकी और अपने अपने रीजन की ये बादशाह हैं। लेकिन इसमें याद रखिएगा आपको यूएई नहीं दिखेगा, है ना, तो ऑप्शन में आ सकता है क्योंकि यूएई भी आप देखते हैं कि अच्छी कंट्री है, प्रॉस्परस कंट्री है ना, तो ऑप्शन में आपको मिल जाएगा कि कौन सी G20 कंट्री नहीं है और वहाँ पर ऑप्शन अगर आपको मिला यूएई तो वही टिक कर दीजिएगा। यूएई नहीं आपको दिखने के लिए मिल रहा है, सिंगापुर भी आपको इसमें नहीं दिखने को मिल रहा है, तो ये याद रखिएगा। G20 मेंबर्स की अगर हम बात करें तो ग्लोबल जीडीपी का 85%, ग्लोबल ट्रेड का 75% और वर्ल्ड पॉपुलेशन का 2/3 ये G20 मेंबर्स द्वारा कंट्रीब्यूट किया जाता है। आपको बता दें ग्लोबल कार्बन एमिशन का जो 75% कंट्रीब्यूशन है ये G20 कंट्रीज से ही आता है। हालांकि G20 कंट्रीज का कोई भी परमानेंट सेक्रेटेरिएट नहीं है, कोई हेडक्वार्टर्स टाइप नहीं है। अगर हम इंडिया की प्रेसिडेंसी की बात करें तो भारत के पास G20 की प्रेसिडेंसी 1 दिसंबर 2022 से जो है 30 नवंबर 2023 तक रही है। आपको बता दें इस प्रेसिडेंसी को सपोर्ट किया गया ट्रोइका द्वारा। ट्रोइका मतलब प्रीवियस प्रेसिडेंसी जिसके पास रही, करंट जिसके पास है और इनकमिंग प्रेसिडेंसी जिसके पास होगी। अगर हम भारत के ट्रोइका की बात करें तो भारत से पहले इंडोनेशिया के पास थी, अब भारत के बाद ब्राज़ील के पास गई है। तो ये ट्रोइका मिलकर बनाया है, इंडोनेशिया, इंडिया, ब्राज़ील। G20 की ऑफिशियल लैंग्वेजेस इंग्लिश, फ्रेंच एंड स्पेनिश हैं। आपको जानना चाहिए कि G20 है इसमें 2 पैरेलल ट्रैक्स होते हैं, एक तो है फाइनेंस ट्रैक, दूसरा है शेरपा ट्रैक। फाइनेंस मिनिस्टर्स एंड सेंट्रल बैंक गवर्नर्स फाइनेंस ट्रैक को देखते हैं, वहीं जो शेरपा की जो ट्रैक है शेरपा ट्रैक उसको शेरपास देखते हैं अलग अलग कंट्रीज़ के। इंडिया का जो G20 शेरपा है ये अमिताभ कांत है। G20 की अगर हम बात करें साल 1999 में इसकी स्थापना की गई थी जब एशियन फाइनेंशियल क्राइसिस हुआ 1997-98 से। उस वक्त एक इनफॉर्मल फोरम की तरह इसकी शुरुआत की गई थी जिसमें फाइनेंस मिनिस्टर्स एंड सेंट्रल बैंक गवर्नर्स जो कि डेवलपिंग इकोनॉमीज़ या मोस्ट इंडस्ट्रियलाइज्ड कंट्रीज़ के जो फाइनेंस मिनिस्टर एंड सेंट्रल बैंक गवर्नर्स हैं उन्होंने इसमें पार्टिसिपेट किया था ताकि फाइनेंशियल स्टेबिलिटी प्राप्त की जा सके।
आपको बता दें फिर जो पहली G20 लीडर्स समिट हुई, यानी कि जिसमें देशों के जो लीडर हैं, प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, इन्होंने पार्टिसिपेट किया, इस नवंबर 2008 में हुई वाशिंगटन डीसी में। इस वक्त अमेरिका के प्रेसिडेंट थे जॉर्ज डब्ल्यू बुश। ये आप याद रखिए, काफ़ी महत्वपूर्ण है। उसके बाद से फिर G20 लीडर्स जो है रेगुलरली मिलते आ रहे हैं। आपको बता दें प्रेसिडेंसी किस तरह से आती है, तो ये जो 19 कंट्रीज हैं इनको 5 ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है और हर एक ग्रुप में 4 कंट्रीज से ज़्यादा नहीं है और ये प्रेसिडेंसी जो है हर एक ग्रुप से दूसरे ग्रुप में रोटेट होती रहती है। ठीक है, अब जैसे भारत जिस ग्रुप में है, भारत ग्रुप 2 में है। ग्रुप 2 में भारत के साथ रशिया है, साउथ अफ्रीका है एंड टर्की है। तो अब भारत ग्रुप 2 में है, तो अब किसी और ग्रुप में प्रेसिडेंसी चली जाएगी। मान लीजिए ग्रुप 3 में कोई कंट्री है, उसके पास चली जाएगी, इस तरह से। ठीक है, ग्रुप 2 के पास ही नहीं रहेगी, तो चेंज हो जाती है। अब अगर हम बात करें 2023 की जो G20 न्यू दिल्ली समिट रही है, इसके बारे में, तो ये 18th मीटिंग रही। जैसे मैंने आपको पहले बताया, भारत मंडपम इंटरनेशनल एग्जीबिशन कन्वेंशन सेंटर, प्रगति मैदान, न्यू दिल्ली में हुई है 9-10 सितंबर 2023 को। आपको बता दें G20 न्यू दिल्ली समिट की अध्यक्षता इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी द्वारा की गई। आपको बता दें ये पहली G20 समिट है जो इंडिया में हुई है, यहाँ तक कि साउथ एशिया में हुई है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का बजट इन G20 इवेंट्स के लिए 990 करोड़ रुपए का अनुमानित किया गया है। 2023 G20 समिट का मोटो रहा वसुधैव कुटुंबकम, यानी कि वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर, जिसे महाउपनिषद से लिया गया है। G20 का जो लोगो है, ये हमारा जो इंडिया का नेशनल फ्लैग है, इसमें जो कलर्स हैं सैफरन, वाइट एंड ग्रीन, इनसे इंस्पायर्ड है। सैफरन, वाइट, ग्रीन एंड ब्लू, इनसे इंस्पायर्ड है। और अर्थ को आप देख सकते हैं लोटस के साथ लोगो में, और उसके नीचे ही आपको भारत भी लिखा हुआ दिखेगा देवनागरी स्क्रिप्ट में। आपको बता दें इंडिया का जो G20 सेक्रेटेरिएट बनाया गया वो सुषमा स्वराज भवन, चाणक्यपुरी, न्यू दिल्ली को बनाया गया था। इसके आउटकम्स देखते हैं भारत में जो समिट हुई है। जैसा मैंने आपको सबसे पहले क्वेश्चन से शुरुआत की कि अफ्रीकन यूनियन को G20 का मेंबर इंक्लूड किया गया है और ये 21st मेंबर बन गया है। दूसरा देखें, इंडिया और सिंगापुर, बांग्लादेश, इटली, USA, ब्राज़ील, अर्जेंटीना, मॉरिशस, UAE, इन सभी के लीडर्स ने मिलकर ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस को लॉन्च किया है टू प्रमोट द डेवलपमेंट एंड एडॉप्शन ऑफ सस्टेनेबल बायोफ्यूल्स। न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन को एडॉप्ट किया गया है सहमति से। एक जॉइंट एग्रीमेंट भी साइन किया गया है, रेल एंड शिपिंग कॉरिडोर बनाया जाएगा। इसका नाम है इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर, IMEC। तो इसके लिए एक MOU साइन किया गया है इंडिया, USA, सऊदी अरब, UAE, यूरोपियन यूनियन, इटली, फ्रांस एंड जर्मनी के बीच में। आपको बता दें ये जो IMEC है, ये पार्टनरशिप फॉर ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट, यानी कि PGII, इसका एक पार्ट है। ये जो PGII है, इसकी घोषणा जून 2021 में जब G7 समिट हुई थी यूनाइटेड किंगडम में, उस दौरान की गई थी। इसको जो चाइना का बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है उसको टक्कर देने के लिए बनाया गया। इंडिया ने यहाँ पर बांग्लादेश, इजिप्ट, मॉरिशस, नीदरलैंड्स, नाइजीरिया, ओमान, सिंगापुर एंड UAE, इनको गेस्ट कंट्रीज़ के तौर पर G20 में जो है इनवाइट किया था। ये सभी मेंबर नहीं है G20 के, लेकिन इनको इनवाइट किया गया था। आपको बता दें स्पेन एक परमानेंट और नॉन मेंबर इनवाइटी है जो हर साल इन समिट्स को अटेंड करता है। स्पेन को कहा गया है कि आप ज्वाइन कर लीजिए, पर स्पेन इसको ज्वाइन नहीं करता है, हालांकि वो पार्टिसिपेट करता है इन समिट में। आपको बता दें सबसे पहले कौन भारत में पहुंचा, कौन लीडर भारत में पहुंचा इस समिट में पार्टिसिपेट करने के लिए। ये रहे नाइजीरिया के प्रेसिडेंट बोला अहमद तिनुबू। ठीक है, हालांकि नाइजीरिया G20 का सदस्य नहीं है ना, इनवाइटी रहा, भारत ने गेस्ट के तौर पर बुलाया था, तो ये सबसे पहले भारत में आए। रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन और चाइनीज़ प्रेसिडेंट शी जिनपिंग, इन्होंने इस समिट को अटेंड नहीं किया। रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन के खिलाफ तो अरेस्ट वारंट भी निकला हुआ है, बाकी चाइनीज़ प्रेसिडेंट की आप सभी समझ सकते हैं क्या दिक्कत है। तो रशिया की ओर से फॉरेन मिनिस्टर सर्जी लेवरोव ने यहाँ पर पार्टिसिपेट किया और चाइना की ओर से इनके जो प्रीमियर है ली क्वेंग, इन्होंने पार्टिसिपेट किया है। भारत ने इंटरनेशनल सोलर अलायंस, कोलिशन ऑफ डिजास्टर रेजिलेंट इंफ्रास्ट्रक्चर, एशियन डेवलपमेंट बैंक, इनको भी गेस्ट इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के तौर पर जो है बुलावा दिया था। बाकी और जो G20 इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हर साल पार्टिसिपेट करती हैं, उनमें UN है, IMF है, वर्ल्ड बैंक है, WHO है, ILO है, FSB है, OECD है। साथ ही भारत ने अफ्रीकन यूनियन डेवलपमेंट एजेंसी, न्यू पार्टनरशिप फॉर अफ्रीकाज डेवलपमेंट, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट
एशियन नेशन यानी कि आसियान, इन सबको भी इनवाइट किया था कि आप भी आइए, शामिल होइए। G20 लीडर्स समिट 2023 ये 10 सितंबर को कंक्लूड हुई और इसके कंक्लूजन के दौरान प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने G20 की प्रेसिडेंसी जो ब्राज़ील के प्रेसिडेंट है लुला डा सिल्वा, इनको हैंड ओवर की है। आपको जाना चाहिए अगली जो समिट है 19वीं G20 समिट 2024 में ब्राज़ील होस्ट करेगा। 20th G20 समिट 2025 में साउथ अफ्रीका होस्ट करेगा और फिर से ये चक्र दोबारा से शुरू हो जाएगा। 21st G20 समिट 2026 में यूनाइटेड स्टेट्स करेगा, जिसने कि पहली समिट होस्ट की थी। अच्छा, कई लोगों ने सुना कि G20 भारत को मिल जाना एक अचीवमेंट है, तो अचीवमेंट नहीं है, भारत के पास तो आनी ही थी क्योंकि भारत इसका मेंबर है। अब तक जितने भी G20 में कंट्रीज़ हैं, 19 कंट्रीज, सबके पास प्रेसिडेंसी आ चुकी है, केवल भारत, ब्राज़ील और साउथ अफ्रीका को छोड़कर। तो आज नहीं तो कल इनके पास आनी थी, तो ये अचीवमेंट नहीं है। हालांकि इसमें जो इसमें फैसले लिए गए हैं वो हमारे लिए अचीवमेंट है, ठीक है। तो ये प्रेसिडेंसी तो आनी थी, इसके लिए ये नहीं कि हम जो है लोगों की कंट्रीज़ में एक कंपटीशन चल रहा था किसके पास जाएगी, ऐसा नहीं है। इंडिया तो 2021 में इंडिया को अलॉट की गई थी कि आप प्रेसिडेंसी कीजिए, लेकिन इंडिया ने कहा कि हम 2022 में करेंगे, है ना। और 2022 में इटली करने वाला था, तो भारत ने इटली को कहा कि आप 2021 में कर लीजिए, हम 2022 में करेंगे। फिर इटली मान गया, फिर भारत 2022 में करने वाला था, लेकिन इंडोनेशिया ने कहा कि भारत आप 2023 में कर लीजिए, हम 2022 में करेंगे, क्योंकि हम 2022 में आसियान समिट को भी होस्ट कर रहे हैं। तो भारत ने कहा ठीक है, हम 2023 में कर लेंगे, ठीक है। तो जो आउटकम है इसके वो हमारे लिए अचीवमेंट है। बाकी ये समिट हमें अब लास्ट में ही मिल रही है, बस इसके बाद ब्राज़ील और साउथ अफ्रीका ही बचे हैं जिन्होंने होस्ट नहीं किया है, और हम थे भारत। प्रीवियस असाइनमेंट क्वेश्चंस के आंसर हम देखेंगे। Ljubljana is the capital of which country? Slovenia. Where is Sri Chinkalamma temple located? Andhra Pradesh. Maya train project is associated with which country? Mexico. Which state in India has the scheme Mukhyamantri Suposhan Yojana? Chhattisgarh. Which agency has cancelled the registration of MMTC Limited, also known as Metals and Minerals Trading Corporation of India, for involvement in illegal paid contracts on the now defunct National Sport Exchange Limited? Answer is SEBI. आप में से कई स्टूडेंट्स ने बिल्कुल सही आंसर किया है, इसी तरह से आप पार्टिसिपेट करते रहिए। आज के असाइनमेंट क्वेश्चंस देखेंगे। विच इंडियन सिटी विल होस्ट 2023 स्ट्रीट चाइल्ड क्रिकेट वर्ल्ड कप? इंडिया ऑफिशियली हैंडेड ओवर द B20 यानी बिजनेस 20 प्रेसिडेंसी टू विच कंट्री? अच्छा, आप लोगों का पेपर कैसा हुआ है ज़रूर बताइए कमेंट बॉक्स में। जो RRB PO का हुआ है मुझको रिव्यूज़ मिले, और जो आपके एग्ज़ाम में पूछा गया था हमने कवर किया हुआ था, आपको काफ़ी हेल्पफुल भी रहा है। इसी तरह से आपका ट्रस्ट हम लोग बनाए रखेंगे, है ना। और ये आपने देख लिया होगा कि आप हमेशा डिटेल करंट अफेयर्स पढ़ के जाइए, जो भी 5-6 महीने के हैं। इसलिए जब भी मैं कोई कमेंट पढ़ता हूँ ना कि सर वन लाइनर प्रोवाइड करा दीजिए पिछले 6 महीने के, 7 महीने के, तो मुझे ऐसा लगता है कि क्यों आप अपने एग्ज़ाम के साथ खेल रहे हो। आपने प्री क्लियर किया है मेहनत करके, अब मेंस में जा रहे हो, तो ये क्या वन लाइनर आपको PDF चाहिए होती है। इतनी अच्छी आपको डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ मंथली करंट अफेयर्स हम प्रोवाइड कराते हैं। टाइम लीजिए, है ना, साथ साथ पढ़िए। अब अगस्त की आपको मिल गई है, ठीक है, उस पर थोड़ा टाइम स्पेंड कीजिए, 1 हफ्ता लीजिए भले ही, उसको पढ़िए, 2-3 रीडिंग लीजिए। कैसे नहीं होगा, आपको वन लाइनर की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी जब डिटेल में आप हर चीज़ पढ़ेंगे, ठीक है। तो इस और थोड़ा ध्यान रखिए। प्री निकालने में ही जो है इतनी मेहनत लगती है, आप प्री निकाल लेते हो, फिर मेंस में जाते हो, तब आप जो है ये वन लाइनर PDF पूरा कंपाइलेशन ये दे दो, है ना। तो ये सब सही नहीं है। आपको मंथली करंट अफेयर्स PDF मिल रही है, उसको पढ़िए, अच्छे से पढ़िए, 2-3 रीडिंग्स उसकी लीजिए। चलिए खैर अपने क्वेश्चन पे आते हैं। विच एडिशन ऑफ मिनिस्टर्स ऑफ लॉ एंड जस्टिस ऑफ SCO कंट्रीज वॉज कन्वीन्ड वाया वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग? विच सिटी पुलिस लॉन्च द सवेरा स्कीम टू इंश्योर द सेफ्टी एंड वेलबींग ऑफ सीनियर सिटीजन्स इन देयर कम्युनिटी? Which retail giant launched its youth-centric fashion brand Yusra with its first outlet opened in Hyderabad? तो इन 5 क्वेश्चंस के आंसर आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। यदि आपको एक क्वेश्चन का आंसर भी आता है तो भी आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, और अपने एग्जाम का रिव्यू भी आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। साथ ही करंट अफेयर्स फंडा को आप टेलीग्राम पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पर रेगुलर वीडियो अपडेट्स और करंट क्विज़ हम आप सभी के लिए डालते रहते हैं। साथ ही डिस्कशन ग्रुप में आप किसी भी क्वेश्चन का सोल्यूशन पा सकते हैं। दोस्तों, हमारे करंट अफेयर्स की प्लेलिस्ट दी गई है, इसको आप जरूर देखें। अपने दोस्तों के साथ, फेलो एस्पिरेंट्स के साथ हमारे करंट अफेयर्स को आप शेयर जरूर करें। आज का ये सेशन आपको कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइएगा। थैंक यू गाइस।